हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है, उसी में आज अगला टेस्ट पेपर है जिसमें हम हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन गिलक्रास्ट थे फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक। और 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें कि शिक्षण के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्र की भी नियुक्ति हुई थी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि हिंदी के कौन से साहित्यकार थे जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे? तो वे थे लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको कि कौन सा इसमें उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। और यह भी देख लीजिए साथ में कि ये उज्ज्वल शब्द इसी ही प्रकार लिखा जाता है। उज्ज्वल ये इसका शुद्ध रूप है, कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध में भी इसे पूछा जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। तो उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सही कूट आपको दिए गए हैं कि क्या होगा। लट लकार को आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जो आपके लकार हैं इनको क्या कहा जाता है, ये लिखा है कि भविष्यकाल कहा जाता है, वर्तमान, आज्ञाकाल, भूतकाल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। तो जो अ है इसका सेकेंड वाला सही है। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, और लोट लकार जो है इसको कहा जाता है आज्ञार्थक, मतलब जिसमें कि आज्ञा दी जाती है। और लंग लकार इसे कहा जाता है भूतकाल, और लिट लकार इसे कहा जाता है भविष्यकाल। ठीक है, संस्कृत में तो अगर हिंदी टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। तो ये संस्कृत से, ग्रामर से आपका संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन है कि लट लकार को कौन सा काल कहा जाता है, इसे कौन सा काल कहा जाता है। ये इसके लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसे हों पद के रचयिता कौन है? आपको बताना है जो रचना है, अब पंक्ति है, अब लौ नसानी अब न नसे हों, यह पद के रचयिता कौन है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, तुलसीदास की यह पंक्ति है, अब लौ नसानी अब न नसे हो। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो कुछ रचनाएं दी गई हैं और संस्कृत रचनाएं हैं और उनके रचयिता दिए गए हैं। कालिदास की रचना का नाम है अभिविज्ञान शाकुंतलम, और जो दंडी है इनकी रचना का नाम है 10 कुमार चरितम। बहुभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, और माघ की रचना है शिशुपाल वधम। ठीक है, ये इनकी रचना का सही क्रम है। तो देखिए बी वाला इसका आंसर है। राइट आंसर पहले का दूसरा, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ का शिशुपाल वधम, बहुभूति उत्तर रामचरितम, और दंडी 10 कुमार। दंडी और 10 कुमार आप ऐसे भी द और द से इनको ऐड कर सकते हैं। अगला है, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास है? जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पंच, पंच का मतलब 5 होता है। जब संख्यावाचक पहले पद में संख्यावाचक होता है तो वो किस समास का उदाहरण होता है? वह होता है द्विगु समास का। ठीक है, जब शब्द संख्यावाचक होता है तो वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। पंचवटी में द्विगु समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है, अकरो रूप है, यह रूप बताना है कि क्या है। अकरो यानी कि संस्कृत का आपका है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्री धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है अकरो। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। रचना का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। इसके लेखक बताने हैं कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? क्वेश्चन इस प्रकार भी होता है कि छायावाद का उपनिषद कहलाने वाला ग्रंथ कौन सा है?
छायावाद का उपनिषद कहा जाने वाला ग्रंथ कौन है? कामायनी है। किसके द्वारा कहा गया है यह बताना है आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ बताना है क्या है। तो ये सभी द्विज शब्द के अर्थ हैं ब्राह्मण, दांत, पक्षी। ये सभी द्विज शब्द के अर्थ हैं। ये द्विज जो है अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द का मतलब है जबकि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो जैसे ही द्विज शब्द का ब्राह्मण भी है, द्विज का दांत भी है और द्विज का पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ है। आचार्य भिखारीदास का प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, काव्य निर्णय है भिखारीदास का प्रसिद्ध काव्यशास्त्री ग्रंथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम, यह विमत है। न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भामह का है यह कथन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भामह। भामह जो ही अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। विलोम का मतलब है कि विपरीत क्या होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। करुण की रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई है? ऑप्शन बी है, उत्तर रामचरितम। अर्थात कि करुण रस को राजत्व यह इस रूप में प्रतिष्ठित करने वाला ग्रंथ कौन सा है? उत्तर रामचरित है। रस का राजा, रसों का राजा इसे जिसने बताया है वह ग्रंथ है उत्तर रामचरितम। तो देखिए, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम और भवभूति के 3 नाटक लिखे हैं उन्होंने। मालती माधव जो कि श्रृंगार रस प्रधान था, यह वीर रस, ठीक है, और महावीर चरित यह वीर रस प्रधान रचना थी। तो ये भी आपको साथ में याद करना है। मालती माधव श्रृंगार रस से प्रधान, इस प्रकार से क्वेश्चन भी होता है, मालती माधव रचना में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। रचना किसकी है? तो भवभूति की है। महावीर चरितम में प्रधान रस है वीर रस है। रचना किसकी है? भवभूति की है। और उत्तर रामचरित यह रचना करुण रस प्रधान रचना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंशुमाली। तो इसमें राइट आंसर ये नहीं है इसमें, क्योंकि दिया तो है जो अंशुमाली है ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। तो जैसे इसमें भास्वर दिया है ना, तो भास्वर नहीं है, ये भास्कर होता है। भास्कर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली और भास्कर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगर यहाँ पर भास्वर दिया है तो आप भास्वर शब्द देखेंगे तो यह सूर्य मतलब कि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन गलत है, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर ये भास्वर है तो ये भास्वर नहीं होता है, लेकिन भास्कर होता है इसका पर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार है। भविष्यत कहा जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो प्रगतिशील लेखक संघ था इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रेमचंद्र के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1935 में एम फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव, जो आपका प्रगतिशील लेखक संघ आप प्रायः पढ़ते होंगे, जिसका प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम है,
तो इस नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहला अधिवेशन हुआ था। और ये सभापतित्व इसका पहली बार 1935 में किसने किया था? E.M. फोस्टर ने किया था। और सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी संस्था की शाखा खुली थी। तो कभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी दिख सकता है कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? तो वे सज्जाद जहीर और मुल्कराज के। तो आपने ये भी देखा होगा ना कि आपको क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिलते होंगे, कहीं पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 दिखती है और कहीं पर 1936 दिखती है। तो उसका कारण ये है कि 1935 में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली थी, लेकिन भारत में इसकी संस्था 1936 में खुली थी। ठीक है, इसकी जो प्रगतिशील लेखक संघ था तो भारत में 1936 में था, लेकिन विश्व स्तर पर 1935 में था। सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में खुली थी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था भारत में हुआ था जो, उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र ने की थी। ठीक है, उसकी अध्यक्षता की गई थी प्रेमचंद्र के द्वारा। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने नहीं की है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, करबला। काबा और करबला एक रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। काबा और करबला नाम से जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। काबा करबला जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन जो करबला है यह नाटक प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, करबला नाटक प्रेमचंद्र जी का है। काबा और करबला जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त की है। तो इस प्रकार होता है कि कितनी बार हमें एक ही नाम की बहुत सारी रचनाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो करबला जो है यह रचना प्रेमचंद्र जी की है। करबला रचना प्रेमचंद्र की है। और काबा करबला जो है ये एक खंड काव्य है। काबा और करबला नाम से एक खंड काव्य की रचना है, वो मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, स्कंदगुप्त है, ध्रुवसामनी, ये जो है नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। और अन्य नाटक हैं इनके सज्जन, कल्याणी और परिणय, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इतिहासकार हैं और उनके द्वारा नामकरण है, कौन से काल को क्या नाम दिया गया है या किसके द्वारा यह नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। जैसे पहले आपका प्रारंभिक काल है, तो प्रारंभिक काल यह नाम आदिकाल को मिश्र बंधु ने दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है, जो कि सर्वसम्मत है, मतलब कि अधिक लोगों के द्वारा आदिकाल को आदिकाल नाम से ही स्वीकार किया गया। राहुल सांकृत्यायन जी इसे सिद्ध सामंत काल कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रसिद्ध है, उन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। इनमें से कौन से कवि हैं जो संत काव्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, नंददास हैं, ये संत काव्य में नहीं है। जबकि कबीर, दादू और नानक ये संत काव्य परंपरा के हैं। जो नंददास हैं यह कौन से हैं? कृष्ण काव्य परंपरा के कवि। ठीक है, आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन सा कवि किस काव्य परंपरा में है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं भक्ति काल के नंददास जी, यानी कि प्रेम मार्ग ये हैं भक्ति काल के। ठीक है, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत, अच्छा एक क्वेश्चन दोबारा आ गया, जैसे छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? जो छायावाद शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले आलोचक का नाम बताना है। और राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुकुटधर पांडे हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले मुकुटधर पांडे ने किया था छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास की यह पंक्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी एक हास्य व्यंग निबंध संग्रह है, यह हास्य व्यंग वाला। इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, हरिशंकर परसाई की यह रचना है निठल्ले की डायरी, हरिशंकर परसाई।
धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इस रचना के लिए धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1943 है तार सप्तक का। तार सप्तक से अभिप्राय है जो सबसे पहले में सप्तक प्रकाशित हुआ था उसे तार सप्तक ही कहा जाता है। प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाता है, केवल तार सप्तक कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऐसे आता है। अज्ञेय द्वारा संपादित हुआ था तार सप्तक, जिसमें कि 7 कवियों की रचनाएं रहती हैं। ठीक है, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959 और चौथे का 1979 के आसपास कुछ इसका प्रकाशन रहा था। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? जो रचना वीरगाथा काल की नहीं है वह बतानी है। संदेश रासक, जयमंग जसतंत्रिका, आल्हाखंड और भक्तमाल। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। यह जो है रचना यह वीरगाथा काल की नहीं है। भक्तमाल यह भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य के प्रवर्तक बताने हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वामी वल्लभाचारी हैं और ये प्रवर्तक हैं। जबकि जो प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं कृष्ण भक्ति के वो हैं सूरदास। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है सूरदास को। अज्ञेय की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि अज्ञेय की है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, हरिघास पर क्षण भर। यह रचना अज्ञेय की है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। मति शब्द का जो मति है इसका षष्ठी में एकवचन रूप बताना है, कौन सा है? ऑप्शन डी बी राइट आंसर है, मत्याह षष्ठी का एकवचन रूप है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी की बोली है अवधि। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियों में आती हैं, जैसे बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी में तो खड़ी बोली आती है, इसे कौरवी नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभाषा है, बुंदेली, हरियाणवी है, बांगरू है, कन्नौजी। हरियाणी को ही बांगरू बोला जाता है, जैसे कि खड़ी बोली को कौरवी बोला जाता है। और राजस्थानी हिंदी बोलियों में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो भाषा के क्वेश्चन आते हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, मैथिली हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, बिहारी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं या पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भैरव प्रसाद गुप्त था गुप्त जी थे नई कहानी पत्रिका के संपादक, भैरव प्रसाद गुप्त। विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर है, भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित है यह। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। नारी तुम की वह श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की रचना है यह, पंक्ति है यह, और उनकी रचना कामायनी से ली गई है यह पंक्ति। अगला क्वेश्चन है, कुवलयानंद के रचयिता हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित। द्रक अरुझत टूटत कुटुम जुरत चित प्रीति परित गांठ दुर्जन हिय, रीति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, असंगति अलंकार है इसमें। ऑप्शन सी राइट आंसर है, असंगति। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या बतानी है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, 7 कांड हैं रामचरितमानस में।
और आपको इन कांडों का क्रम भी पता होना चाहिए कि पहले कौन सा कांड आता है, फिर कौन सा कांड आता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कभी क्रम पूछ लिया जाए। पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ इसके कांडों का क्रम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा कौन सा लिखा गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, चौखे चौपदे। चुभते चौपदे, एक इनका चुभते चौपदे है और दूसरा है चौखे चौपदे। ये दोनों रचनाएं हरिऔध जी की हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है और पथिक रचना रामनरेश त्रिपाठी की और जयशंकर प्रसाद की, शायद कुछ ऐसा है। इसमें देख लेते हैं, शायद इसमें मिल जाए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं, अन्य रचनाएं बताई गई हैं और इसमें यह भी है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है और रामनरेश त्रिपाठी की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की। वासवदत्ता सुबंधु की रचना है। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये जो है हरिऔध जी की रचनाएं हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं, कितने गुण माने हैं इन्होंने? ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्होंने काव्य के केवल 3 गुण स्वीकार किए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने हैं और इसके अलावा आनंदवर्धन, हेमचंद्र विश्वनाथ आदि जो आचार्य थे, इन्होंने भी काव्य के 3 गुण माने हैं। जबकि भरत मुनि, देखिए काव्य के 3 गुण मानने वाले कौन कौन हैं? ये सभी काव्य के 3 गुण मानते हैं, लेकिन जो भरत मुनि है, दंडी और वामन है, ये काव्य के 10 गुण मानते हैं। ठीक है, इनके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, दंडी के द्वारा और वामन के द्वारा 10 गुण माने गए हैं काव्य के। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनाचार। आचार का विलोम अनाचार है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? ऑप्शन डी राइट आंसर है, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। टोपी शुक्ला के रचयिता कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है टोपी शुक्ला रचना? राही मासूम रजा के लिए इसका आंसर है राही मासूम रजा, इनके द्वारा लिखी गई है टोपी शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इसमें से तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अंधकार। तत्सम शब्द है अंधकार। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है, विधा की रचना है। जैसे विधाएं भी पूछी जाती हैं, तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुरेंद्र वर्मा है मुझे चाँद चाहिए का उपन्यासकार जो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। पताका का मतलब है झंडा। ठीक है, पताका का मतलब क्या है? झंडा। तो निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रस्तर इसका पर्याय नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सभी निशान, ध्वज और झंडा इसके पर्याय हैं। तो प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। और पत्थर होता है, और पत्थर के अन्य होते हैं पाषाण, अश्म, रांग, पाहन, इसे कहा जाता है। और ध्वज के लिए निशान, ध्वज, झंडा, ध्वजा, फरहरा आदि। और पताका। हिंदी शब्द के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी शब्द भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए, अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने हिंदी में की थी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्वनि कहते हैं उसे। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, और भाषा क्या है उसकी? ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्राकृत भाषा है।
पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? मागधी से है, अर्धमागधी से, शौरसेनी है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, अर्धमागधी अपभ्रंश से है पूर्वी हिंदी का संबंध। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनमें 18 बोलियां सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो बतानी है आपको। जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए, ब्रज है। ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ब्रज भाषा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? मैथिली में भी रचनाएं करने वाले कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, विद्यापति हैं, जिन्होंने मैथिली में भी रचनाएं की हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो वाला प्रांत बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गुजरात। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है, तो इसमें नहीं आती है जो वो है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। जो भाषा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं राजभाषा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। कुवलयमाला कथा किसकी रचना है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, उद्यतन सूरी है कुवलयमाला कथा के रचनाकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार ऑप्शन ए राइट आंसर है, लल्लू लाल जी हैं लाल चंद्रिका के रचनाकार। और जो ये लाल चंद्रिका है, ये लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखा था वो लाल चंद्रिका के नाम से लिखा था। जो बिहारी सतसई है वो एक मुक्तक काव्य है। 713 दोहे हैं उसमें बिहारी सतसई में। साखी सबद दोहरा कही कहानी उपखान, भगति निस्रपही अधम कवि निंदहि वेद पुराण, किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन बी है, तुलसीदास की पंक्ति है। यह तुलसीदास ने लिखा है। यह दोहावली में कलयुग का वर्णन शीर्षक के अंतर्गत जो दोहा संख्या है उसमें उन्होंने ये लिखा है। और ये उन्होंने कबीर के लिए लिखा है, क्योंकि कबीरदास जो हैं वो क्या करते हैं? वेद पुराणों की निंदा करते हैं। निंदा ही वेद पुराण। तो कवि ने मतलब तुलसीदास ने उस कवि को, जो कि साखी शब्द और दोहरा को, मतलब जो साखी शब्द इनके थे उनको तो उपखान बताते हैं, इनको उपखान बताते हैं, मतलब रस की खान बताते हैं, लेकिन वेद पुराणों की निंदा करते हैं, ऐसा बोला है। और यह दोहावली में उनकी जो रचना है तुलसीदास की दोहावली, उसमें कलयुग का वर्णन शीर्षक है। देखिए, रचना कभी कभी क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कलयुग का वर्णन तुलसीदास की किस रचना में मिलता है, या कलयुग का वर्णन शीर्षक किस में मिलता है? तो ये मिलता है दोहावली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासों के रचनाकार हैं। बीसलदेव रासों के रचनाकार ऑप्शन सी है, नरपति नाल हैं बीसलदेव रासों के रचनाकार। अध्ययमाण की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि अध्ययमाण की है? ऑप्शन बी संदेश रासक है अध्ययमाण की रचना। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, उद्भट हैं काव्यालंकार संग्रह के लेखक। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं दी हैं आपको। इसके अलावा जो भामह की रचना है काव्यालंकार है, ये काव्यालंकार सार संग्रह है। ये भामह की केवल काव्यालंकार है। दंडी की काव्यादर्श है, और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की है। एवं क्रम हेतुम भिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, भरतमुनि का यह सूत्र है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसका विषय क्या है?
तो इसके लिए राइट आंसर ये गलत है, इसमें ऑप्शन बी नहीं है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्याकरण ग्रंथ है ये। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, व्याकरण ग्रंथ। यहाँ आपको दिया भी गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पर आंसर गलत हुआ है। तो इसके रचनाकार पंडित दामोदर शर्मा हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ था यह काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी जानकारी मिलती है। मस्तीन सुखा डाही भी आसीम औरम थाही भी, धी धी धुना पुन जाही भी, फीफी फिना सत साहिबी। उपयुक्त पंक्तियों में भाषा का नमूना बताना है कि कौन सी भाषा के लक्षण दिखते हैं इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पैसाची भाषा का यह एक नमूना है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन से हैं जो कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, रैदास अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं। तो रैदास जो हैं निर्गुण भक्तिधारा के संत कवि हैं और कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास सगुणोपासक कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि हैं। इसके अन्य कवि कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी और चतुर्भुज दास। अष्टछाप का मतलब 8 कवि। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।